Myself, Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. बीकॉम पार्ट 3 के पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक आज हम ले रहे हैं एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। संस्था का बाह्य वातावरण विपणन एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर पार्ट है, वो कैसे इसको प्रभावित करता है और उसके घटक कौन कौन से हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। संस्था के बाह्य वातावरण के बारे में अगर हम देखें तो बाह्य वातावरण में बहुत सारे घटक सम्मिलित होते हैं, जैसे कि आर्थिक घटक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं या कंज्यूमर्स हो सकते हैं, सांस्कृतिक घटक हो सकते हैं। तो बाह्य या अनियंत्रण योग्य विपणन वातावरण से तात्पर्य उसके अपने संपूर्ण बाह्य विपणन संसार से है। इसमें वो सभी परिस्थितियाँ, समूह, घटक आदि सम्मिलित होते हैं जो किसी संस्था के विपणन निर्णयों या डिसीजंस, उनके प्रोसीजर या उस संस्था की सक्सेस को प्रभावित करते हैं। इसमें हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक वातावरण हो सकता है, इवन वी कैन टेक टेक्निकल एनवायरनमेंट या मार्केट से रिलेटेड जितने भी घटक हैं वो सभी सम्मिलित किए जा सकते हैं। और ये सारे घटक किसी भी संस्था की सफलता या असफलता को डेफिनेटली प्रभावित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बाह्य वातावरण क्या हुआ कि बाह्य वातावरण विपणन का वास्तविक वातावरण है जिसमें रह कर के विपणन प्रबंधकों को अपना कार्य संचालन करना होता है और इस वातावरण पर उनका अपना स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए हम इसे अनकंट्रोलेबल या अनियंत्रित वातावरण के नाम से भी जान सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली अगर संस्था है तो उसका बाह्य विपणन वातावरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, टेक्निकल आदि घटकों से प्रभावित होता है। और जबकि जो स्थानीय संस्था है उस स्थानीय संस्था का स्थानीय घटकों से प्रभावित होना उस पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ वातावरण का भौगोलिक क्षेत्र संस्था के स्वयं का कार्य क्षेत्र निर्धारित करता है। तो इस वातावरण के विभिन्न घटकों को हम निम्न रूप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हम लेते हैं दैट इज माइक्रो डायरेक्ट एक्शन या व्यष्टि प्रत्यक्ष कार्यवाही। इट मीन्स जो कि माइक्रो लेवल पर काम करने वाला वातावरण हो सकता है। तो और कहने का मतलब है कि ऐसा वातावरण जो कि विपणन क्रियाओं और प्रबंधकों के बहुत ही क्लोज होता है और विपणन की कार्य प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले प्रभावित करता है, तो उसको व्यष्टि वातावरण या प्रत्यक्ष कार्यवाही वातावरण कह सकते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम लेते हैं संस्था की बनावट कैसी है या संस्था का प्रबंध कैसा है। Which type of organization is there which is going to manufacture the product or to present or to launch the product in the market। साथ ही साथ सर्विस भी हो सकती है। तो संस्था का संगठन कैसा है, उसका प्रबंध कैसा है, उसके उद्देश्य क्या हैं, नीतियाँ क्या हैं, पॉलिसीज पे भी डिपेंड करेगा। तो इसे अनकंट्रोलेबल इसलिए कहेंगे क्योंकि यह दूसरे फैक्टर से भी यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। सेकेंड हम इसमें लेते हैं मार्केट और मार्केट डिमांड। मार्केट और मार्केट डिमांड लेने से पहले और थोड़ा सा हम पहले पॉइंट के बारे में देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रबंधकों का जो सोच है या उनका जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करता है। साथ ही साथ वह ये भी देखता है कि उच्च प्रबंधक वर्ग कौन सा होगा, संस्था के विभाग कौन कौन से होंगे, जैसे कि संस्था किस प्रकार की है, क्या उत्पादन विभाग वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट लिया जाएगा, उत्पादन विभाग में कौन कौन अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग बनाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही उसको पार्ट बनाया जाएगा। तो एक जो विपणन प्रबंधक है उसको इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में जो पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन किस रूप में चल रहा है। तो
यहाँ पर ये ज़रूरी है देखना कि विपणन प्रबंधक संस्था के संगठन, प्रबंध, उद्देश्य और नीतियों का स्वयं स्टडी करे और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी करे, और एनालिसिस करने के बाद ही मार्केट में प्रोडक्ट को वो लॉन्च करे। अब सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे आता है मार्केट और मार्केट डिमांड। अब जब बाज़ार की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार बाज़ार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है उसका भी एक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। तो एक जो विपणन प्रबंधक है बाज़ार के डिफरेंट पहलुओं को देखते हुए अपने निर्णय लेता है और अध्ययन करता है, साथ ही साथ विश्लेषण भी करता है। तो सबसे पहली चीज़ उसको देखनी होती है कि उत्पाद या सेवा के लिए मांग की प्रकृति कैसी है, डिमांड कैसी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना आगे का कदम उठाता है। साथ ही साथ उसको ये देखना होता है कि उत्पाद या सेवा के लिए वर्तमान में क्या डिमांड है और फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, उसका क्या साइज़ रहेगा। साथ ही साथ क्या जो उत्पाद मार्केट में प्रेजेंट किया हुआ है या सेवा प्रेजेंट की हुई है उसमें कुछ उसकी डिमांड में कुछ चेंज हो रहा है, उस चेंज को भी यहाँ पर पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेबल सिचुएशन कंपनीज marketing manager will take important decisions regarding the product line of that particular product. चेंज में अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम तो डे टू डे लाइफ में आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है उपभोक्ता की मांग में तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे ईटेबल आइटम्स आप ले सकते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आते ही एकदम से डिमांड में यहाँ पर अंतर आ जाएगा। तो यह भी विपणन प्रबंधक को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जो डिमांड मार्केट में है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या उसका कोई स्थापन प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसका भी यहाँ पर स्टडी करना ज़रूरी है। तो मार्केट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो मार्केट एंड मार्केट डिमांड के अंदर विपणन प्रबंधक को ध्यान में रखने की पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स भी हम इसको बोल सकते हैं कि यदि ग्राहक और उपभोक्ता को हम लें तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कि पहला हम लेते हैं उपभोक्ता ग्राहक, जिसमें कि उन पर्सनल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को हम सम्मिलित करते हैं जो उत्पाद सेवा का स्वयं उपयोग करते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं तो उसे हम उपभोक्ता ग्राहक का नाम दे सकते हैं। सेकंड इसमें आता है औद्योगिक ग्राहक। इसमें उनको सम्मिलित किया जाता है जो कि उत्पाद या सेवाओं का क्रय उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग के लिए करते हैं। और थर्ड हम ले सकते हैं रीसेलर कस्टमर्स। इनमें उन ग्राहकों को सम्मिलित किया जाएगा जो उत्पाद सेवा का क्रय पुनः विक्रय हेतु करते हैं। और फोर्थ नंबर पे हम ले सकते हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स, जो कि अन्य देशों में निवास कर रहे हैं, अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमने अभी 3 पढ़े वो सारे ग्राहक भी सम्मिलित हैं। तो इस तरह से जो विपणन प्रबंधक है अपने ग्राहकों के बारे में सारी सूचनाएं एकत्रित करता है, उनका एनालिसिस करता है और उसके बाद में यह देखता है कि क्या कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या एज इट इज़ लॉन्च करना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन लिए हुए करना है, यह तय करता है। तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे माइक्रो या डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत आते हैं। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।